अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुश आमदीद। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल गुजर गया और फौजी तसादुम जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, इसके नताइज अलग अलग तौर पर सामने आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के GHQ में मार्का हक की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनके साथ बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान और बड़ी तादाद के अंदर जो मुबस्सरीन हैं वो भी इस तकरीब के अंदर शिरकत कर रहे हैं। और ये तकरीब इनफैक्ट इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान अपने से बड़े दुश्मन से उसकी तादाद और उसके जो वसाइल हैं उससे किसी भी तौर पर मरूब नहीं होगा और किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं होगा। अब एक जानिब पाकिस्तान के अंदर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये तकरीब चूँकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक जारी है, जैसे ही ये तकरीब का इख्तिताम होगा तो इसकी तफसीलात से भी इंशाल्लाह आपको आगाह करूँगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम इंडिया में गौर करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली जो फौजी क़यादत थी, ये जो उनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर था, उसकी सालगिरह के मौके पर जो फौजी लीडरशिप है उसको हटाकर नई लीडरशिप को जनाब जिम्मेदारियां तफवीज़ करके इंडिया ने इनडायरेक्टली इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वो फौजी क़यादत जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था, इनफैक्ट वही इस शिकस्त और इंडिया की हजीमत की जिम्मेदार है। अब ये जो नई मिलिट्री लीडरशिप इंडिया की सामने आई है उसकी सोच क्या है, ये जो नई लीडरशिप है इसने किन किन महाज़ों के ऊपर काम किया है और मुस्तकबिल में इंडिया इस नई लीडरशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये इनफैक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जनाब ये जो मिलिट्री लीडरशिप है इसमें तब्दीली की ज़रूरत क्यों महसूस की गई है। ये सवाल भी 1 साल बाद अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान और दुनिया की तरफ से बारहा इस बात को तस्लीम किए जाने के बावजूद कि पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडियन गरूर को खाक में मिलाया था, रफ़ाल तैयारों की बर्तरी को धूल चटाई थी, इंडिया अपने इन नुकसानात को तस्लीम क्यों नहीं कर रहा। यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि हालिया दिनों में जेरूसलम पोस्ट और फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल किस नए इम्कान का जिक्र कर रहे हैं और ये इम्कान इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए किस हद तक आजमाइश का सबब बनेगा। मेरा ख्याल है कि इनका जायज़ा लेना ज़रूरी है ताकि तमाम सवालात के जवाबात मिल सकें। अगर आप गौर करें तो ये बात हकीकत पर मबनी है कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का किसी तरह का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान जिस वक़्त ये पहलगाम का वाक़या हुआ अपने बहुत सारे मसाइल में उलझा हुआ था और अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तकसीम थी, जो पोलराइजेशन थी, जो मईशत के ऊपर दबाव था, वो इनफैक्ट पाकिस्तान को किसी भी फॉल्स फ्लैग के लिए इजाज़त या गुंजाइश नहीं देता था। इस सारी सूरत हाल में इंडिया ने महज इस एक नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान को हदफ बनाया कि वो इस सारी सूरत हाल को अपनी मिलिट्री बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेगी। और महज इस एक नुक्ते की बुनियाद पर बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का इर्तकाब करने के लिए अपनी फ़ौज को इस्तेमाल किया। और इस हकीकत में भी कोई इख्तलाफ नहीं है कि इंडिया को अगरचे इस ऑपरेशन का सफारती और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर शदीद तरीन नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बीजेपी वाहिद एक ऐसी पॉलिटिकल कुव्वत थी इंडिया की जो कि इस सारी सूरत हाल में पॉलिटिकल गेनर के तौर पर सामने आई। अभी रिसेंटली जो इंतखाबात हुए हैं गुज़िश्ता 1 साल में इंडिया के अंदर हर एक रियासती इंतखाब में बीजेपी ने महज इसी एक नुक्ते की बुनियाद पर कि जनाब हमने पाकिस्तान का रास्ता रोका है, उन्होंने अपने रियासती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। तो इनफैक्ट इंडिया हार गया जो जंग थी पाकिस्तान के साथ। अलबत्ता मोदी ये जंग जीत गया अपने सियासी मुखालिफिन को हराने के चक्कर में। और यही वजह है कि 1 साल तक ये जो मिलिट्री लीडरशिप है इंडिया की, ये दुनिया को वजाहतें ही देती हुई नजर आई। इस मार्के के बाद पहली मर्तबा जब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब अनिल चौहान का
ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू, सिंगापुर डायलॉग है, इसके मौके पर सामने आया तो वहां पर उन्होंने लॉसेस इज पार्ट ऑफ द वॉर का एक जुमला अदा करके इनडायरेक्टली इस बात को तस्लीम कर लिया कि नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं, नुकसानात की बजाय हमें एंड रिजल्ट्स पर देखना चाहिए। और वहीं पर अनिल चौहान ने इस बात का एतराफ भी कर लिया कि पाकिस्तान की जानिब से 6 और 7 मई को जो जवाब दिया गया था उसकी बुनियाद पर अगले 3 रोज तक इंडियन एयर फोर्स जो है वो ग्राउंड रही। और किसी भी चीफ ऑफ डिफेंस की जानिब से इस तरह का एतराफ कि दुश्मन की जानिब से कार्रवाई ने इंडियन एयर फोर्स को ग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया था, इसको दुनिया भर में एतराफ़ शिकस्त ही समझा गया और ये हकीकत में एतराफ़ शिकस्त ही था। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल था उसमें इजाफा हुआ, पाकिस्तान के रीजनल प्रोफाइल में इजाफा हुआ, पाकिस्तान का दुनिया भर में वक़ार बुलंद हुआ, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा कदम था जिसने पाकिस्तान को अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। अब अगर हम इंडिया के अंदर आने वाली तब्दीलियों पर बात करें तो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड NS राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस तैनात किया गया है। और ये जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड NS राजा सुब्रमणी जो कि फ़ौज से रिटायर हो चुके थे, ये अब जून में अपना ओहदा संभालेंगे। 31 मई को अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पर आखिरी दिन होगा और 31 मई या 1 जून को ये जो नए चीफ ऑफ डिफेंस हैं ये अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इसी तरीके से वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की को जो है वो नया नेवल चीफ इंडिया का मुकर्रर किया गया है और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो अब अपने ओहदे का चार्ज छोड़ देंगे। इसी तरीके से जनरल उपिंदर द्विवेदी जो कि इंडिया के आर्मी चीफ थे, उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जनरल उपिंदर द्विवेदी की जगह आर्मी चीफ तैनात होंगे। और इससे पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि अनिल चौहान को ये जो जनरल उपिंदर द्विवेदी हैं ये उनको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये राजनाथ सिंह और ये जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उनके साथ इनके करीबी ताल्लुकात हैं। अलबत्ता अब जो खबरें इंडियन मीडिया के ज़रिए सामने आ रही हैं वो इस बात की तरफ वाज़े इशारा दे रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड NS राजा सुब्रमणी भी जो हैं वो राजनाथ सिंह और अजीत डोवल की आंखों का तारा हैं, ये नरेंद्र मोदी की जेब की घड़ी हैं। और इसके साथ साथ ये भी हिंद तवा के नज़रिए के जो हामिल शख्सियत हैं, इनको भी वही समझा जा रहा है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की जो वेस्टर्न आर्मी कमांड थी उसको पहले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कातियार लीड कर रहे थे, उनकी जगह पर वेस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पिंद्रा पाल सिंह को सौंप दी गई है। इसके साथ साथ ईस्टर्न आर्मी कमांड जिसको इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी लीड कर रहे थे, उनकी जगह पर यह कमांड अब VMB कृष्णन के सुपुर्द कर दी गई है। इसी तरीके से सदर्न आर्मी कमांड जिसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जिनको अब आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया गया है, उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को अपॉइंट किया गया है। अब ये जो तमाम तब्दीलियां हैं, इनफैक्ट ये क्यों ज़रूरी थी, इसकी तफसीलात को यरूशलेम पोस्ट ने शाया किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यरूशलेम पोस्ट ने इनफैक्ट एक नई स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन का इजहार किया है और यरूशलेम पोस्ट ने अपने एक मजमून में इस बात का इजहार किया है कि इंडिया और इसराइल ये एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर हैं और उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया है कि गुज़िश्ता बरस मई में जो इंडिया और पाकिस्तान का इनकाउंटर हुआ था, वहाँ पर इसराइल इंडिया की मदद के लिए इंडिया में मौजूद था और इंडिया को जो मिलिट्री
मशवरे या सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही थी वो इसराइल की तरफ से दी गई थी। यरूशलेम पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि इसराइल और भारत कुदरती इत्तेहादी हैं और इसकी बुनियाद यकीनी तौर पर मुसलमानों से नफरत है, जिसका इजहार इसराइल और नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की तरफ से मुसलसल सामने आ रहा है। अभी रिसेंटली मगरबी बंगाल के इंतखाबात में जिसमें बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है और ममता बनर्जी की जमात को शिकस्त दी है, उसके बाद मगरबी बंगाल के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। भारत के मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की एक वीडियो जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट की थी वो इनफैक्ट बीजेपी के हिंद तवा के और मुस्लिम दुश्मनी का एक वाज़ेह सबूत है, जिसमें बताया गया था कि मगरबी बंगाल में बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के बाद कौन सी आत मचाई है, किस तरीके से वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, ममता बनर्जी के जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उनको नजर आतिश किया जा रहा है, बेलडोजर्स की मदद से मुसलमानों की जो दुकानें हैं उनको मिसमार किया जा रहा है। अगर कोई बारिश मुसलमान सड़क से गुजर रहा हो तो किस तरीके से उसके ऊपर नाराबाजी की जाती है, मुस्लिम खवातीन को किस तरीके से घेर कर हरास किया जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में बयान की हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसी तरह की सूरत हाल हमने फ़लस्तीन में देखी और इसी तरह की मुस्लिम दुश्मनी का इजहार हमने इसराइल की जानिब से लेबनान और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले हमलों में देखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था और इसराइल अपनी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया को मुंतकिल कर रहा है। अब ये जो नई लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, ये भी इनफैक्ट इसराइल के साथ अलाइनमेंट करते हुए पाकिस्तान के हवाले से कुछ नई स्ट्रेटजीज को डेवलप करेगी। इस बात का इशारा भी यरूशलेम पोस्ट के इस आर्टिकल में दिया गया है। दूसरी जानिब जो आर्टिकल सामने आया है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया था वो फॉरेन अफेयर्स जो कि एक बड़ा ही मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन है उसमें सामने आया है और उसकी जो खातून राइटर हैं उन्होंने अपने इस आर्टिकल में इस बात का इंकशाफ किया है। ये जो जंग इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी इसके असरात का जायज़ा लिया गया है और कहा गया है कि एक साल गुजरने के बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस जंग के बाद तनाव में किसी तरीके से कोई कमी नहीं आई, बल्कि तनाव कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। और इस आर्टिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और लड़ाई नविश्ता दीवार है, रिटन ऑन दी वॉल है और ये लड़ाई मुस्तकबिल करीब में किसी भी वक्त मुमकिन है। इस आर्टिकल में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि अब जो लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होगी वो इनफैक्ट शुरू ही उस मुकाम पर होगी जहां पर गुज़िश्ता बरस मई में होने वाले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग का इख्तिताम हुआ था। और ये नुक्ता मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर आप गौर करें डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की जानिब तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ रहे थे और अगर वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर ना कराते तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई एक न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो जाती, जिसकी बुनियाद पर दोनों अतराफ में 8 से 9 करोड़ लोग लुकमे अजल बन जाते। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं। अब अगर फॉरेन अफेयर्स इस बात का जिक्र कर रहा है कि जो अगली लड़ाई होगी वो इनफैक्ट इसी मुकाम से शुरू होगी जहां पर पिछली लड़ाई ख़त्म हुई थी, तो हमें ये देखना होगा कि वो नुक्ता कौन सा था। ये दिन था 10 मई का और 10 मई को इंडिया की जानिब से अल सुबह पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसेस जिसमें नूर खान एयर बेस, बुलारी एयर बेस और दीगर जो एयर बेसेस हैं वहाँ पर ब्राह्मोस और स्कैल्प मिसाइल्स को फायर किया गया था, जिसके जवाब में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अल सुबह एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, नाउ यू विल वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, कि अब आपको हमारे जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर फतह 1 और फतह 2 मिसाइल्स की बरसात करते हुए
साइबर अटैक भी किया गया था और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से जो दीगर पाकिस्तान के पास सलाहियतें हैं इलेक्ट्रॉनिक साइबर और इधर उधर वाली, उसको भी इस्तेमाल करते हुए इंडिया के अंदर बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल को डेवलप किया गया था। पाकिस्तान के एक साबिक जो फ़ज़ाइया के अफसर हैं जनाब खालिद चिश्ती साहब, उन्होंने कल परसों किसी जगह पर इस बात का जिक्र भी किया कि 10 मई को पाकिस्तान का अटैक इस हद तक संगीन था कि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे वो दिल्ली के ऊपर परवाज कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस हद तक पाकिस्तान अंदर चला गया था इंडिया के। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अब दोबारा जंग होगी तो फिर वो मिसाइल्स के लेवल के ऊपर जंग का आगाज होगा। और ये जो लड़ाई ईरान और अमेरिका के दरमियान और इसराइल के दरमियान हुई, इसमें भी अब इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि मुस्तकबिल की जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और कैमेकाजी ड्रोन्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब अगली जो लड़ाई होगी वो मिसाइल रजीम के दरमियान होगी और मिसाइल रजीम किस वक्त जो है वो उस मिसाइल के अंदर रवायती वॉरहेड से न्यूक्लियर वॉरहेड्स के अंदर तब्दील होगी, इसके बारे में कोई राय कायम नहीं की जा सकती। और यहीं पर इसराइल का अमल दखल हमारे सामने आता है, जहां पर ये बात वाज़ेह है कि ये जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है, इसमें इंडिया और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रक हैं, जिसमें बराह रास्त फौज की बजाय प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से टीटीपी, बीएलए और अफगान तालिबान की प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया गया, ये इसकी वाज़ेह मिसाल है जिससे इन्हिराफ मुमकिन नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप में तब्दीली हुई है, ये बुनियादी तौर पर वॉर स्ट्रेटजी में तब्दीली है। और इस वॉर स्ट्रेटजी में तब्दीली इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक नई जंग, एक नई महाजराई, एक नई तलखी की बुनियाद बनेगी। और वो लड़ाई यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगी, जिसके बारे में फॉरेन अफेयर्स कहता है कि ये किसी भी वक्त मुतवक्के है और हमें गैर मुतवक्के का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि गैर मुतवक्के से बचने के लिए अपने तमाम तर इंतज़ामात को मुकम्मल करना है। और इस ज़िम्न में मैं महज आपको एक इशारा देकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का इस महीने के तीसरे हफ्ते के इख्तिताम पर दौरे चीन को नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि वो दौरा इनफैक्ट इस सारी मंजरनामे जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है उस पस मंज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।